आईआरबी इंफ्रा लिमिटेड पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा का लॉन्ग टर्म एनालिसिस और शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्या बोलता है, वो एनालाइज करिए। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे आईआरबी का नंबर लगा है, आपके स्टॉक का भी नंबर लगेगा। और ध्यान रखिएगा, आप और मैं जो भी यहाँ पे अभी संवाद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इसे ये अपने एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट करिए। अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल लगाइएगा। सिर्फ मेरी बातें सुनकर आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, इसे आप लर्निंग पर्पज से जरूर काम लीजिए। फिलहाल बात करते हैं आईआरबी पे। इसके फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देखेंगे। वी कैन सी ऑन द टेक्निकल कि यहाँ पे ये स्टॉक जो है हमें साफ साफ दिख रहा है, एक हाई बनाता है 2010 के अंदर, उसका ब्रेकआउट यहां पर अच्छे से करके एक रैली पकड़ने की कोशिश करता है, जहां पर बीच में काफी अटेम्प्ट होते हैं इस रेंज के आसपास, पहले भी और उसके बाद भी काफी अटेम्प्ट होते हैं, बट सक्सेसफुल ब्रेकआउट जो होता है यहां पर होने के बाद एक रैली पकड़ता है। आपको बता दूं, ये स्टॉक जो वो स्प्लिट बोनस के बाद में जो है, ये पिक्चर आपके सामने है, किसी टाइम पे ये स्टॉक 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वो 300 रुपए का भाव एक्चुअल में 30 रुपए है, आप ऐसा समझिए। वो एक शेयर के बदले 10 हो चुके हैं, ऐसा आप मान लीजिए। और यहां पर अभी ये स्टॉक जो चल रहा है वो 66 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4-5 महीने से हमें इसकी पिक्चर एक साफ दिख रही है यहाँ पे कि स्टॉक की कोई परफॉर्मेंस बड़ी निकल के नहीं आ रही है। आपको दिख रहा होगा कोई बड़ी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही। स्टॉक इज इन द रेंज, ये कहीं जा नहीं पा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो इन सबको समझने से पहले एक बार इसका फंडामेंटल भी देखते हैं, देन इसके टेक्निकल पे कंप्लीट चार्ट पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले एक बार इसके फंडामेंटल की जानकारी ले लेते हैं। हैव अ फंडामेंटल एनालिसिस। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडामेंटल में भी आपको एक चीज पता चलती है, नाम से ही कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस करती है। कंपनी करती क्या है? डेवलप एंड कंस्ट्रक्ट कंपनी इन इंडिया विद द एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द रोड हाईवे सेक्टर। It is also in the other business segment in the infrastructure sector, including maintenance of रोड का मेंटेनेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट। यानी टोटल कुल मिलाकर इंफ्रा से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो कंपनी करती हुई नजर आती है। अगर ये देखना चाहें बिजनेस पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे हमें उसकी जानकारी मिल सकती है, यहाँ पे सारी चीज मिल सकती है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है जो आपको दिख जाएगी कि कभी भी कंपनी को अगर कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाए 500 से 600 किलोमीटर का, तो कंपनी उसको कभी भी पूरा करने की कैपेसिटी रखती है और अपने हाथ में ले सकती है। ये एबिलिटी है इसकी टू अंडरटेक, ये आपको पता चल रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट रोड बीओटी। यहाँ पे देखिए, इंडिया लार्जेस्ट रोड बीओटी ऑपरेटर। बीओटी ऑपरेटर होता है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, with a portfolio of 36 projects and the company's TOT portfolio aggregate 37% of the TOT market share। TOT क्या होता है? टोल ऑपरेट ट्रांसफर को टीओटी मॉडल बोला जाता है। और ये बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर है, तो इस टाइप के मॉडल में कितने परसेंट मार्केट शेयर है, कितने प्रोजेक्ट्स है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ में मिलती है। कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, बट आगे और भी चीजें देखनी होगी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि पोर्टफोलियो कैसा है, किस तरीके से रिवेन्यू है, किस तरीके से उसके प्रोजेक्ट हाथ में है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है। ये आप इसकी वेबसाइट पर जरूर देखिएगा, मैं आपको एनकरेज करूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेक करिएगा। मैं हालांकि इतना डिटेल एनालिसिस में नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे इन चीजों की जानकारी काफी पहले से है। और अगर हम इसके इनडेप्थ एनालिसिस में जाते हैं तो मुझे 3 से 4 घंटे चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जो संभव नहीं होगा और ना कोई सुनेगा। जियोग्राफिकल स्प्रेड की बात कर ले तो यहां पे आपको पता चलेगा आईआरबी जियोग्राफिकल स्प्रेड इज 18% इन महाराष्ट्र, 19% इन राजस्थान, 15% इन यूपी। तो ये इंडिया के अलग अलग स्टेट में है, इस तरीके से काम हो रहा है। ऑर्डर बुक को अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा Q3 FY24 तक का डाटा एक बार यहां मिल रहा है। द टोटल ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी स्टैंड्स एट 36,200 करोड़। आउट ऑफ दिस 29,200 करोड़ इज फॉर O&M। O&M का मतलब हो गया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। ये चीज जो है इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, बेसिक लेवल डाटा समझिए। 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी काफी ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू आरओसी एंड आरओई, डेफिनेटली ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको देख के क्या डिसीजन ले सकते हैं? नहीं लिए जा सकते, बहुत सी चीजें देखनी होंगी। बुक वैल्यू ठीक ठाक है, अच्छी बुक वैल्यू है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम नजर आती है, लेकिन आगे और चीजें देखनी पड़ेगी। यहां पर डेट इक्विटी जो थोड़ा ज्यादा नजर आता है, जो कि एक इश्यू है। इतना डेट नहीं होना चाहिए, बट है तो है, रियलिटी है तो है। ईपीएस देखा जाए तो सिर्फ 1 रुपए का है, कोई खास बहुत अच्छा ईपीएस हम नहीं कह सकते, ठीक ठाक कहा जा सकता है। प्लेज परसेंटेज अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा 48.80 जो है वो प्लेज परसेंटेज है। अनप्लेज 17.6% के आसपास है। प्रॉफिट की ग्रोथ -14% यहाँ पे नजर आती है। फ्री कैश फ्लो माइनस में है। पीई रेशियो माइनस में है। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव नजर आती है। इंडस्ट्री की पी देखी जाए तो वो 21 के आसपास है। तो यहाँ पे इन फंडामेंटल्स को देख के तो आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी को अभी बेच दो, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि इंफ्रा से रिलेटेड चीजें जो होती है वहां पर जब थीम काम कर रही हो तो वैल्यूएशन थीम के अकॉर्डिंग, ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग मिलना शुरू हो जाते हैं। जबकि अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखें तो वैल्यूएशन इन डाटास के ऊपर मिलते हैं। बट जब कोई थीम प्ले करती है, लाइक अभी सोलर की थीम प्ले कर रही थी, तो सोलर कंपनीज की पी
चाहे 100 हो जाए 200 हो जाए, अगर थीम है, ऑर्डर बुक है अच्छी, उसे मिलती रहेगी, वो पी मिलती है, वो वैल्यूएशन मिलती है। इस तरीके से ही मार्केट काम करता है। यहाँ पे देखिए, अब इसकी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 5 साल का एवरेज पी 25 है, अभी स्टॉक 66 पे है, तो आप खुद समझिए। आगे देखिए, यहाँ पे 10 ईयर्स का एवरेज पी 14 है, मार्केट ने कभी इतनी वैल्यूएशन नहीं दी, तो क्या अब दे सकता है? वही हमें एनालाइज करना होगा। आगे समझिए यहाँ पे, और अभी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको आइडिया लगेगा, वरना आधा सुनेंगे आप कंफ्यूजन की दुकान बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने देखिए मार्च के अंदर इसके रिजल्ट देखे हैं 2000 करोड़ के सेल्स के, यानी रिवेन्यू के 2000 करोड़ के, और अगर हम यहाँ पर मार्च 2023 से कंपेयर करें तो रिवेन्यू बड़ी है, यानी सेल्स बड़ी है इस कंपनी की। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 45% के मार्जिन थे। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, 45% से 37% मार्जिन हो गए। अब खाली 37% मत देखना, ये देखना ये 37% आने वाले पीछे वाले किसी भी क्वार्टर में थे क्या? बिल्कुल भी नहीं थे। इतने कम मार्जिन पे कभी भी कंपनी नहीं आई है, 40% के बिलो नहीं गई थी। मार्केट उन्हीं चीजों को देखता है, उन्हीं चीजों को एनालाइज करता है कि मार्जिन कैसे हैं। मार्जिन पहली बार 37% की कंपनी ने इतने सारे क्वार्टर में पहली बार पोस्ट किए हैं, ध्यान रखना है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 755 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, ये ध्यान में रखिएगा, पिछले क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। अगर ये देखा जाए तो 700 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मार्केट ने ये स्वाद जो है इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ये ऑलरेडी काफी पहले 2 साल पहले ही चख लिया था, 1.5-2 साल पहले, तो ऑलरेडी वो स्वाद चखा जा चुका है, ये भी ध्यान रखना है। आगे समझिए, प्रॉफिट को देखिए, नेट प्रॉफिट कंपनी का अभी 189 करोड़ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो वो बड़ा है। उसका रीजन है ये वाली चीज, अभी क्या है आपको समझ आ गया होगा, अदर इनकम है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आता है। एक अच्छी चीज है यहाँ पे आपको दिखेगी कि अगर हम यहाँ देखा जाए, यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, पता चलेगा प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे ग्रो हुए हैं। साथ में आप ये भी देखिए, ईपीएस देखिए 0.22 से लगभग 0.31 आया है, जो भी अच्छा माना जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर समझिए इस चीज को देखिए, ईयरली पीएनएल, तो लगभग 7400 करोड़ की सेल्स कंपनी की हुई है, 41% का ओपीएम रहा है। अब ये भी ध्यान से देखिए, 41% का ओपीएम, यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, पिछले इतने सालों में 10 सालों में कभी भी इतना कम ओपीएम नहीं रहा है। स्टिल कंपनी ग्रो कर रही है, बट ये भी देखा जाएगा ना कि ओपीएम उतना नहीं रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, दैट गुड। ओपीएम कम हुआ है, ये पॉइंट हमें नोट करना है, इसको लेके डिसीजन नहीं बनेगा। अगर डिसीजन बना रहे हो तो गलती कर रहे हो, ऐसे डिसीजन नहीं बनेंगे। बस ये नोट डाउन करके रखो प्रोज एंड कॉन्स में कि एक 41% का है, ये भी हमें ध्यान रखना है पॉइंट। आगे चलिए, अगर हम नेट प्रॉफिट को देखना चाहें तो नेट प्रॉफिट कंपनी के ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो थोड़े से जो है यहाँ पे आपको पता चलेगा कम हुए हैं। ईपीएस देखोगे तो देखना होगा, ईपीएस थोड़ा सा आपको कम नजर आ रहा होगा। ये सारे डाटा आपको मिल रहे हैं, वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो रही है। फंडामेंटल्स देख के आप यहां पर इतना अनुमान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कंपनी के हाथ में प्रोजेक्ट है, कंपनी का भविष्य किस तरीके से दिख रहा है वो आपसे और मुझसे बेटर बड़े प्लेयर्स देख रहे हैं, और वही इसको वैल्यूएशन दे रहे हैं, वो हमें समझनी होगी और उसी हिसाब से क्लियर करना होगा। नेक्स्ट, यहां पे अगर हम देखना चाहें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, 34% प्रमोटर्स के पास है, एफआईआईज यहाँ पे 47% की होल्डिंग रखते हैं, डीआईएस के पास 7%, और अगर पब्लिक के पास बात की जाए तो 10.59%। अब चमत्कार देखना, आराम से समझो, 10.59 ही दिसंबर में थी, 10.59 ही मार्च में है, इतना क्लियर है। अब आओ यहां देखो चमत्कार, 4,65,000 शेयर होल्डर्स थे, कब? जब 10.59% शेयर होल्डिंग थी दिसंबर के अंदर। 4,65,000 से 8,68,000 शेयर होल्डर्स हो जाते हैं एक क्वार्टर के अंदर, मार्च के अंदर। इतने शेयर होल्डर कैसे आ गए? ये कौन सा रीजन हुआ? सोच के देखिए जरा, विचार करिएगा। क्या ये फंडामेंटल एनालिसिस करके आए हैं? क्या ये टेक्निकल एनालिसिस करके आए हैं? क्या ये लोगों की सुन के आए हैं? आप भी थोड़ा एनालाइज करिएगा। अगर ऐसा है तो क्या हमें सावधान होने की जरूरत है? वो हम चार्ट पे बात करेंगे, उस सारी चीजों का डिस्कशन हम वहां करने वाले हैं। बट ये क्लियर है, 10% पब्लिक के पास है, 90% होल्डिंग इज विद द बिग प्लेयर्स, सो दिस इज गुड, ये हमें पता करना चाहिए। आगे चलिए, अब ये देखिए कंपनी का थोड़ा सा आपको डाटा दे देता हूं, जो कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में दिया है। ऑन्स एंड मैनेज 15,000 लैंड किमी ऑफ रोड अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया, जो कि ये दिखाता है कि आईआरबी जो है सबसे बड़ा प्लेयर है यहाँ पर। ये सारी चीजें में पता चल रही है और ये पता होनी भी चाहिए। आगे देखिए, मैं आपको बस ये डाटा दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, मैं इसका इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं। टोल रिवेन्यू कंपनी जो वो लेती है, यहाँ पे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, वहां से लेती है। अहमदाबाद वडोदरा का जो है वहां पे कंपनी का टोल रिवेन्यू है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा गुलाबपुरा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और आपको दिखेगा हापुड़ का।
विदेशी का, ये सारी चीज़ जो आप देख सकते हो, आगरा वगैरह का। अगर आप देखना चाहें यहाँ की टोल रिवेन्यू, कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से चेक करिए। और ये मेरे हिसाब से आपके आसपास भी मिलेंगे, ये टोल जो है वो IRB की है और आपके आसपास इनका डाटा मिल जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर रहेगा। ये सोलापुर दिख रहा है हमें, और साथ में यहाँ पे दिख रहा है डंकुनी पल्सित, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कंपनी कहाँ कहाँ से टोल रिवेन्यू जनरेट करती है। और अगर उन रोड पे आगे व्हीकल्स रहेंगे, उन रोड पे आगे जाके अगर काम अच्छा रहेगा तो कंपनी की टोल रिवेन्यू बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल बात करते हैं इसके चार्ट पे। क्लियर और कंप्लीट पिक्चर चार्ट पे ही मिलेगी, सो हैव अ लुक एट द चार्ट। IRB के चार्ट पे आपको ये डाटा दिख रहा होगा, यहाँ पर समझिए। हमने जैसे कि देखा, स्टॉक ने यहाँ पर एक मल्टी ईयर जो है वो ब्रेकआउट किया है, ये आपको दिख रहा होगा। दिस इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ये हमें साफ साफ दिख रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक लगभग वहाँ से 2-2.5 गुना हो चुका है, ये भी हमें पता चल रहा है। मंथली चार्ट को अगर आज की डेट में देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट डाउन करिए क्या हो सकते हैं। इफ यू गो एंड एनालाइज तो हमें पता चलेगा ये जो लेवल है 58.60 रुपीज़ का, 58 से 60 की रेंज, ये बहुत अच्छा एक डिमांड जोन बनी है पिछले 2-3 महीने से। 3 महीने से ये एक सॉलिड डिमांड जोन बना हुआ है। अगर ये टूटता है तो फिर स्टॉक के लिए 48-49 रुपीज़ के गेट ओपन होते हुए नजर आते हैं, ये हमें पता चला। तो हमें पता चला पहला सपोर्ट बड़ा ये है और दूसरा फिर ये है। इतना क्लियर हुआ, चलो एक बार इसको क्लोज किया, आगे समझो। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 72 के ऊपर स्टॉक जो सस्टेन नहीं कर पा रहा। 72 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही कोई नए गेट खुलेंगे, वरना नहीं खुल सकते, इतना हमें आइडिया होना चाहिए। वीकली कन्वर्ट करते हैं, चलिए यहाँ पर हैव अ लुक। ये वीकली चार्ट पे कन्वर्जन किया। अब इसको ध्यान से देखिए आप, स्टॉक ने वीकली चार्ट में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, और मैं आपको डिस्क्लोज देना चाहूंगा, यहाँ पर मेरा भी एक स्विंग था। उस स्विंग में मैंने थोड़ा सा रुपया कमाया, मतलब थोड़े से रुपए कमाए, फिर हमें अपनी कॉस्ट के आसपास उसे मुझे बेचना पड़ा। रीजन बड़ा सिंपल सा था कि स्टॉक जो है वो चल नहीं रहा, तो स्विंग करने का कोई फायदा हुआ नहीं। अगर करते तो यहाँ पर अभी तक फंसे रहते। हमें यहाँ भी आइडिया लग रहा है कि स्टॉक इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ऊपर सस्टेन करने के बाद जा नहीं पाया है और वापिस इसी रेंज के अंदर एंटर किया हुआ है। तो ये बेसिक आइडिया जो हमें मिल गया। अब अगर इसी चार्ट को हम यहाँ पे देखना चाहें डेली चार्ट पे, तो और बेटर आइडिया मिलेंगे। डेली चार्ट पे और क्लियर करते हैं, देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द डेली चार्ट। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के लिए अभी जो रीसेंट क्या जो मंथ गए हैं, 2 मंथ, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि अनुमान लगाना कठिन है कि किस तरफ डायरेक्शन जाएगा और किस तरफ क्या होगा। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म लेवल्स को ही देखना पड़ता है, हम शॉर्ट टर्म लेवल्स को नहीं देख सकते। फिर भी अगर कोई शॉर्ट टर्म लेवल देख रहा है तो ₹58 का ही ध्यान रखिए, 58 या 60 का। आप 58 पकड़े तो ज़्यादा बेटर है, ऑन अ सेफर साइड। तो ये इस रुपीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली ध्यान रखिए, इफ़ यू आर हैविंग IRB इंफ्रा, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये भी समझिए आप इस चीज़ को, यहाँ पर हम लोग एक बार वापस मंथली चार्ट पे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें जो वो दिखाना चाहूँगा। उससे पहले हमने ये देख लिया कि मंथली ट्रेंड क्या है। मंथली ट्रेंड अभी हो गया साइडवेज है। वीकली ट्रेंड की बात करें, सेम साइडवेज। डेली ट्रेंड की बात करें, सेम साइडवेज। तो ट्रेंड कहीं से कुछ बन नहीं रहा। अब इसमें हमने देख लिया कि शॉर्ट टर्म में सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं 58, लॉन्ग टर्म में रहेगा ऑलमोस्ट 48। ये हमने नोट डाउन कर लिया कि भाई इसकी जर्नी ये है। लेकिन अगर कोई 5 से 10 साल का व्यू बना रहा है तो उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं होगा भैया, उसके लिए तो फिर यही होता है होल्ड, उसके लिए फिर होल्ड होता है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के मन में है कि 5 से 10 साल रखना है तो अलग चीज़ होती है। अब इस कंपनी को लेके आगे और इन्फॉर्मेशन है, बट इतना हमें क्लियर हो गया। अब आपको डिसाइड करना होगा अपने एडवाइस साथ बात करके कि मान लो नीचे से आपने ले रखा है, समझिए मैंने 30 रुपए से ले रखा है, 60 रुपए आ गया, मुझे लगा मेरा स्टॉक डबल हो गया है, चलो अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं, बाकी का पड़ा है फ्री का अमाउंट। पहला तरीका मेरे पास ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 30 पे लिया था, अभी 60 रुपए चल रहा है, 60-65 के आसपास चल रहा है, शॉर्ट टर्म है तो 58 का सपोर्ट लगा लिया, लॉन्ग टर्म है तो ये लगा लिया। बट मैं होता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुक करके अपनी कॉस्ट जो है वो निकाल लेता। ये हमें क्लियर हुआ। अब कोई फ्रेश लेना चाहता है तो पहले ये देखो भाई फ्रेश के कोई सेटअप है क्या। अगर यू आस्क मी फॉर ए स्विंग सेटअप, यहाँ पे अगर आप पूछेंगे इज देयर एनी स्विंग सेटअप, तो आंसर इज नो। अभी फिलहाल कोई स्विंग का सेटअप नजर नहीं आ रहा है, ये हमें आइडिया लगा। तो स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए क्लियर कट खत्म हो गया है कहानी कि यहाँ पे कोई स्विंग का सेटअप नहीं बन रहा है, ये हमें पता चला। एक बार जरा इसका डेली चार्ट फिर से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ एक चीज और देखिए, क्या यहाँ पर अभी कोई स्विंग नया कर सकते हैं? नहीं। एक बनेगा 76 के ऊपर, 72 लिख दिया, यहाँ पर आइए 76 के अबो एक स्विंग बनेगा। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ उसका डिटेल, 76 के अबो ₹68 हो जाएगा। उस केस में सपोर्ट ₹68 सपोर्ट हो जाएगा, उसके 76 के ऊपर सपोर्ट बनेगा। और इस केस में ₹83, 90 एंड 100, ये 3 इंपॉर्टेंट गेट खुलते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये 100 एग्जैक्ट नहीं हो सकता है 98 ही जाए, तो आपको अलर्ट रहना होगा 98-100 के बीच में। तो वहां पर ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर एक स्विंग बन सकता है, इसकी संभावना है, गारंटी नहीं है। अब क्या ये स्टॉक आने वाले
कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कोई मल्टीबैगर हो सकता है। तो उसका जवाब लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। चलिए, इसका जवाब लेने से पहले मैं आ जाता हूँ आपके पास छोटी स्क्रीन पे। तो मैं आपके पास छोटी स्क्रीन पे हूँ, सामने आपके चार्ट चल रहा है जीनस पावर का। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि कोई भी स्टॉक जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट करके निकलते हैं और उनमें एक बड़ी रैली के बाद कोई डिप आती है तो फिर वहां और तेजी बनती है। आने वाले कम से कम 4 से 5 साल 10 साल वहां पे एक नई बुल मार्केट शुरू होती है, बिकॉज ये नई बुल मार्केट के लिए बने होते हैं और मल्टी ईयर ब्रेकआउट करके निकलते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज जीनस पावर। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। टाटा पावर को देखिए, कितने सालों तक कंसोलिडेशन रेंज में रहा, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, डिप आई और उसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो उसके बाद एक स्टॉक और दिखाता हूं, कंपनी नेम इज परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम को भी आप ध्यान से देखिए, सेम बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से डिप आई, करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद फिर से ब्रेकआउट एंड फिर और ऊपर चला गया। तो ये हमें ये बताता है, इन सारे चार्ट्स को देखने के बाद हमें इतना पता चलता है, वापस आइए आईआरबी पे, इतना पता चलता है कि आईआरबी पे भी सेम तरीका है। यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे लॉन्ग मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट के बाद रैली आई, रैली के बाद अगर करेक्शन आ रहा है तो एक करेक्शन उनके काम का है जो इसको एक्यूमुलेट करके आने वाले 2-5 साल बैठने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, 10 में से मैं आपको बता देता हूं, 10 में से 8 स्टॉक तो वहां पे बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 2 स्टॉक ऐसे होते हैं जो परफॉर्म नहीं करते। अब आईआरबी वो 2 स्टॉक में एक हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज यहां पर आने वाले समय में स्टोरी जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। बट कम से कम 2 से 5 साल का विजन है, तो बिना कोई स्टॉप लॉस, बिना कोई चीज़ों के जो एक्यूमुलेट करने वाले प्लेयर हैं वो इसे देखेंगे, वो इसका ध्यान रखेंगे। इस बात को आप नोट डाउन करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ करने वाले हैं, ट्रेंड को राइड करने वाले हैं, तो चीज़ एकदम डिफरेंट है, सिनेरियो एकदम डिफरेंट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 2-5 साल का व्यू है, गुड, कोई खराब नहीं है। ऐसा लगता है कि एक्यूमुलेट करके बैठेंगे तो आने वाले 2-5 साल में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, इवन कोई भी डिप आए तो। लेकिन अगर हमारा विजन ये है कि हम आने वाले 2-4 महीने में कोई रिटर्न्स चाहते हैं तो फिलहाल कोई सेटअप नहीं है। अगर हम स्विंग करना चाहते हैं तो 76 के ऊपर देखना पड़ेगा, फिलहाल कोई सेटअप नहीं है। अगर हमने ऑलरेडी ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें अपने एडवाइजर के साथ बात करनी है कि 58 के नीचे, 60 के नीचे आए तो क्या करूं। अगर हमने ऑलरेडी ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए और हमारा विजन है कि हमें एसएल के साथ जाना है तो 49 के नीचे आने पर एडवाइजर के साथ बात करनी है। लेकिन अगर हमारा विजन ये है कि हमने ले रखा है और हमें आने वाले 2-5 साल और नीचे मिलेगा तो हम एक्यूमुलेट करने को तैयार है और 2-5 साल बैठ सकते हैं, तो फिर अलग चीज होगी, पूरा सिनेरियो डिफरेंट होगा। आई होप समझ आया होगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है किसकी, वो खुद ही क्लियर करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको समझा दी, फिर भी मेरी कोई त्रुटि रही हो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, चार्ट्स की नॉलेज चाहते हैं, ये समझ चाहते हैं, वेव्स को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए। डिटेल आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करने पे मिल जाएगी। वेव एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क करिए। इसकी फीस रहती है 44,000, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। आपके बजट में हो सकती है, बजट के बाहर हो सकती है, कोई बात नहीं। आप इस चैनल को देख के नॉलेज बढ़ाएंगे तो आप कमाएंगे भी और आपके बजट के अंदर ये आ जाएगा। तो ये 44,000 की फीस में 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए या कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सैटरडे संडे ऑफिस क्लोज रहता है, टीम कभी कभार हाफ डे में रहती है हमारी, तो आपका शायद कॉल पिक हो ना हो, बट व्हाट्सअप एक्टिवेट रह सकता है। और ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलाते हैं तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डिटेल हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करनी होगी। और चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेकर या एसटीपी चार्ट स्कैनर लेकर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।